हाँ जी, तो शुरू करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में हमने एफएम में एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस हमें क्या बोलता है, वो रेशियोज निकालना सिखाता है, यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजों में रिलेशनशिप बताता है। उसमें हमारे पास टोटल 5 रेशियोज थी, उसमें से हमने एक शुरू कर दी थी जिसका नाम था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो उसमें हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी अभी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स देखा था, प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, जिसमें हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की जिसका सॉरी, हमने क्या देखा था, प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स देखा था। सेल्स के बारे में बात की थी। सेल्स के बारे में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और एक मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, ठीक है ना। ये दोनों चीजों के बारे में बोला था। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए मैंने बोला था ये आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने पड़ेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग इनकम, ठीक। और अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस करने पड़ेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग इनकम, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले लिखे थे। तो सर डाउट ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। तो अभी हम बात करेंगे कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। तो हम बात करते हैं नोट्स की। सबसे पहला नोट कि एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक हमारे होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक हमारे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक हो गए हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करूं यानी कि ये होता है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हम इन खर्चों को लिखते हैं। क्या क्या खर्चे आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं तो वेजिस हो गया, वेजिस, हाँ, ये नोट कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम बात करते हैं तो मैंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जैसे वेजिस हो गया, हीटिंग हो गया, हीटिंग की बात कर सकते हैं, पावर आ जाएगा इसी में, कैरेज इनवर्ड, और बाकी परचेज वगैरह रॉ मटेरियल वगैरह तो रहेगा ही सीओजीएस का पार्ट, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे जो हमारे पी एंड एल अकाउंट में आते हैं डेबिट साइड पे। पी एंड एल अकाउंट में रहेंगे किधर, डेबिट साइड पे, ठीक है ना। डेबिट साइड के पी एंड एल अकाउंट पे रहते हैं। तो इधर की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं ना, इनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ तो ऐसे हो गए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और कुछ ऐसे रहेंगे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहेंगे, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि सर ऑपरेटिंग कौन कौन से होते हैं, तो अगर मैं इनके बारे में बात करूं, सारे के सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस
जितने भी ऑफिस में लगने वाले खर्चे हैं, जैसे कि ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का रेंट, फर्नीचर का डेप्रीशिएशन, तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में लगने वाले सारे खर्चे आपके किस में आएंगे, ऑपरेटिंग में आएंगे। इसके अलावा कहता है ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होंगे, यानी कि सामान को बेचने के लिए मान लो आपने सेल्समैन को कमीशन दिया या जो भी आपने खर्चे किए, वो सब भी आपके किस में आएंगे, वो सब भी इसमें कवर किए जाएंगे। इसके अलावा बैड डेट्स, बैड डेट्स, सर बैड डेट्स कैसे ऑपरेटिंग हो गया, क्योंकि आपने अपना नॉर्मल बिजनेस चलाया, तो बिजनेस में उधार पे सामान बेचोगे, सामान बेचोगे तो पैसा डूबेगा भी डूबेगा। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, कहते हैं अगर आपने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ किया तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा। इसके अलावा कुछ और जनरल और पेटी एक्सपेंसेस, वो भी आपके डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएंगे। और एक और आएगा इंटरेस्ट ऑन करंट लाइबिलिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नॉन करंट लाइबिलिटी पे होता, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे होता, तो ये इंटरेस्ट हमारा नॉन ऑपरेटिंग में चला जाता। जैसे मान लो मैंने बैंक से कोई लोन लिया, तो उस पे अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग है। लेकिन अगर मान लो मैंने किसी सप्लायर से उधार में सामान खरीदा और उसको उधार पे करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, उस पे इंटरेस्ट देना पड़ा, तो वो हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग का पार्ट माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे खर्चे किसमें होंगे, ऑपरेटिंग में। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो इन सब को छोड़ के, इन सब के अलावा रेस्ट ऑल जितने भी है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग। जैसे कि हमारा क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेची उससे लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट से बेच के लॉस हो गया, तो वो सब हमारे क्या होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। कंपनसेशन पेड, अगर हमने कोई कंपनसेशन पे किया है किसी को भी, तो वो इसमें आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एक्सेट्रा, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ये सब हमारे किस में रहेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रहेंगे। ये हमारा क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये क्लासिफिकेशन थी हमारी किसकी, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग। ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, कि कौन से ऑपरेटिंग होते हैं, कौन से नॉन ऑपरेटिंग होते हैं।
तो जैसे हमने देखा एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं, ऐसे ही हमारे पास इनकम्स होती है और कुछ इनकम होती है जो ऑपरेटिंग इनकम होती है, कुछ इनकम होती है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो इनकम के भी दो पार्ट हो गए, एक हो गई ऑपरेटिंग इनकम यानी कि जो आपके डे टू डे से रिलेटेड हो गई, ऑपरेटिंग इनकम्स ये आपके किससे रिलेटेड रहेगी, डे टू डे से, और एक आपकी होगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये आपकी हो गई बाकी बची हुई, ये रहेंगी रेस्ट ऑल। यानी कि जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम होगी डे टू डे से रिलेटेड, पहले उनकी बात करेंगे फिर बाकियों पे चलेंगे। तो सबसे पहले अगर इनकी बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, अगर आपके सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दे दिया, अगर आपके सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दे दिया तो वो आपके लिए क्या हो गई, नॉर्मल इनकम यानी कि ऑपरेटिंग इनकम। और कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अगर आपको अपने कस्टमर से कमीशन रिसीव हो रहा है तो वो भी आपके लिए क्या बनेगी, ऑपरेटिंग इनकम बनेगी। इसके अलावा बाकी सारी किस में जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग में, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट। जैसे लॉस हुआ था तो वो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा था, तो प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम बन जाएगी। उसके अलावा अगर आपने जैसे कंपनसेशन पे किया था तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस बन गया था। अगर आप कंपनसेशन रिसीव कर रहे हो, अगर आपको कंपनसेशन रिसीव होता है तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम बन जाएगी, वो आपकी क्या रहेगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बन जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप कंपनसेशन रिसीव कर रहे हो तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, और अगर आपने कंपनसेशन पे किया तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन गया। इसके अलावा अगर मान लो कोई स्पेक्यूलेटिव या फिर लॉटरी गेन हो गया, मतलब आपने कोई स्पेक्यूलेटिव यानी कि सट्टा बाजारी करी या फिर कोई लॉटरी वगैरह लगाई और उसमें आप पैसा जीत गए, तो वो भी आपका क्या रहेगा, वो भी आपकी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, वो भी आपकी क्या बन जाएगी, इनकम। ठीक, तो ये थे हमारे क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी हो गई। अब हमें ये समझना है कि कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो उनको सोल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल करेंगे, पहले ये उतार लो, इतना उतार लो फटाफट से। Done? चलो, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इनको सोल्व किया जाएगा। तो लिखना फ्रॉम द, ये मेरे साथ साथ लिखते रहो, फ्रॉम द फॉलोइंग, और या फिर गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेशो, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेशो, सेकंड नंबर पे कैलकुलेट करेंगे सीओजीएस रेशो, फिर हमारा आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, फोर्थ नंबर पे आएगा ऑपरेटिंग रेशो। याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऑपरेटिंग रेशो यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, क्योंकि वो जो कॉस्ट वर्ड होता है वो हिडन रहता है, तो अगर आप ऑपरेटिंग रेशो वर्ड लिख रहे हो मतलब वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो ही माना जाएगा, ठीक है ना। और फिफ्थ, फिफ्थ हमारा क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। तो फिफ्थ हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट रेशो, यानी कि पांच चीजें निकालनी है। डाटा क्या है, डाटा भी देख लेते हैं। ये पांच रेशो कैलकुलेट करनी है किससे, एक हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनते हैं, टी से बनता है,
पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले इधर आएगा ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना 20,000 टू परचेजेस और ये नेट है। नेट मतलब मान लो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो गई तो ये हो गया 5 लाख। ठीक। टू वेजेस वेजेस कितने की हो गई 15,000 की। वेजेस कितने की हो गई 15,000। टू कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड कितने की हो गई 10,000 रुपए की। और लास्ट टू पावर एंड फ्यूल पावर एंड फ्यूल कितने की हो गई 5,000 की। पावर एंड फ्यूल कितने की हो गई 5,000 की। अब अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो बाय सेल्स सेल्स भी क्या है नेट है यानी कि सेल्स रिटर्न इसमें से माइनस हो गई होगी कितने की 10 लाख की। और बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 1.5 लाख रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 1.5 लाख रुपए का। तो कितना आ गया जो भी बैलेंस आएगा ये हमारा क्या होगा ग्रोस प्रॉफिट। कितना आ रहा है ग्रोस प्रॉफिट 5 लाख 20 10 30 15 35 40 तो 1 लाख 6 लाख रुपए। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा आ गया 6 लाख रुपए और टोटल हो गया 11,50,000 11,50,000 11,50,000 हो गया टोटल और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना 6 लाख। ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब सेम ऐसे ही एक हमारे पास होगा फिर इसके बाद पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट में जो शुरुआत होती है वो ग्रोस प्रॉफिट से ही होती है। तो इधर आएगा बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना 6 लाख। सबसे पहले कितना आएगा 6 लाख। ठीक। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट में कितना आ गया 6 लाख। उसके बाद मान लो कोई और प्रॉफिट हुआ बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। हमने अपना कोई फर्नीचर बेचा और उस फर्नीचर को बेचने पे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उस फर्नीचर को बेचने पे कितने का प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपए का। ठीक। तो ये थी इनकम साइड। अब आ जाते हैं खर्चों की साइड। तो खर्चों में सबसे पहले एक हमारे पास है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहते हैं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कितने हैं लेट से 60,000। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने के हैं 50,000। टू जनरल एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं 25,000। टू लॉस बाय फायर लॉस बाय फायर कितने का है 40,000 का। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितने के हैं लेट से 1 लाख के। तो ये क्या हो गया ये हमारा आ जाएगा ये हो गया 6,10,000। और इधर की बात करें तो 1 लाख 2 लाख 250 275 तो 275 हो गया। तो 325 335 3,35,000 ये हमारा क्या हो गया नेट प्रॉफिट। ये हमारा क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक। अब इस बेसिस पे ये जो ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाया हुआ है इसके बेसिस पे हमें क्या निकालने होंगे वो सारे रेशियोज निकालने होंगे। पहले बना लो पी एंड एल अकाउंट पी एंड एल अकाउंट बना लो।
डन। चलो, तो अब हम निकालना शुरू करते हैं एक एक करके सारी रेशियोज को। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमारा आएगा सॉल्यूशन। चलो, सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या मांगा है क्वेश्चन ने? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या रहेगा? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब क्या हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट है? बिल्कुल है। कितना? 6 लाख। और नेट सेल्स कितनी है? 10 लाख। तो ग्रोस प्रॉफिट हो गया कितना? 6 लाख डिवाइड बाय नेट सेल्स कितनी है? 10 लाख इनटू 100। तो ये कितना आ गया? 60%। तो पहला हमारा आंसर कितना आ गया? 60%। यानी कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितना निकल आया? 60%। ठीक है ना? तो वो हमारा हो गया 60%। सेकंड की बात करें, सेकंड हमें निकालना था सीओजीएस रेशियो। सीओजीएस रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या था? सीओजीएस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और हमें पता है सीओजीएस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सीओजीएस के लिए सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट होता है। सीओजीएस के लिए क्या होता है? सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो अगर सेल्स 10 लाख रुपए की है और ग्रोस प्रॉफिट 6 लाख रुपए का है तो सीओजीएस आ जाएगा, डिवाइड में सेल्स ही रहेगी 10 लाख इनटू क्या? 100। तो ये हमारा क्या हो गया? 40%। ये हमारा क्या हो गया? 40%। ठीक है ना? तो सीओजीएस रेशियो क्या आ जाएगा? 40%। अब थर्ड है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है ना? तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब इसके अंदर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मैंने तुम्हें बताया था ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स, ये फॉर्मूला था। ग्रोस प्रॉफिट कितना था? 6 लाख। ग्रोस प्रॉफिट कितना था? 6 लाख। अब 6 लाख के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सर ऊपर वाले भी तो है, ऊपर वालों को तो हमें नहीं देखना, वो तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं तो उनको छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ पी&एल देखना है। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? ये ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये ऑपरेटिंग नहीं है। तो यानी कि ऊपर वाले 3 ऑपरेटिंग है। तो 60,000, 50,000, 1,10,000, 1,35,000 की क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। 1,35,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और इनकम की बात करें तो इनकम में सिर्फ एक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग होता है, ये हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता। तो ये नॉन ऑपरेटिंग हो गया, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। कितना आया? 4,65,000। 4,65,000। तो यहां हो जाएगा 4,65,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। तो ये हो गया 46.50%। 46.50% हमारा क्या आ गया? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया? 46 पॉइंट। बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलो, अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ हमारा क्या कहता है? फोर्थ बात करेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोल लो या सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो बोल लो, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। सीओजीएस अभी ऊपर निकाला था हमने, 4 लाख आया था, प्लस 1,35,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे और ऑपरेटिंग इनकम 0 की थी। अभी ऊपर वाले एग्जाम, ऊपर वाले पॉइंट में किया ही था हमने। तो यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 5,35,000। तो यानी कि 5,35,000 की ऑपरेटिंग कॉस्ट
डिवाइड बाय 10 लाख की नेट सेल्स इनटू 100, तो ये क्या हो गया 53.50%, 53.50%। तो ये हमारी क्या आ गई ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो आ गई। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो की बात करें तो ये क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट कितने का है, आई थिंक 335 का था, हाँ 3,35,000। तो 3,35,000 का नेट प्रॉफिट है, डिवाइड बाय नेट सेल्स 10 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 33.50%। तो ये हमने क्या किया, पांचों की पांचों रेशियोज यहाँ कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना। फटाफट से उतारना शुरू करो सॉल्यूशन। ये है फर्स्ट सेकंड, ये है थर्ड। अच्छा फर्स्ट सेकंड साथ साथ आई थिंक उतार लिया, नहीं तो रोक के उतार लेना। ये थर्ड हो गया। ओके चलो, तो ये फिफ्थ वाला हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट रेशो। तो ये पांच रेशियोज हमने यहाँ पर निकालने सीखे हैं। पहला ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हमने निकाला जिसका फॉर्मूला था ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। दूसरा सीओजीएस रेशियो। तीसरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चौथा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। और पांचवा नेट प्रॉफिट रेशियो। ये पांच हमने यहाँ पर कैलकुलेट करने सीखे। एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये मेरी बुक है, ये मैं आपको दे दूंगा। तो हमारा हम कंटिन्यू करते हैं अपना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चल रहा है हमारा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट।
जिसमें हमने फॉर्मूले देख लिए, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, क्या ऑपरेटिंग इनकम्स होती है वो देख लिया, ठीक है ना। उसके अलावा अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 26। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20। देखना, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो। क्या निकालना है हमें, ऑपरेटिंग रेशो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, तुम अपना रजिस्टर पे लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 20 ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला था। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू नेट सेल्स डिवाइड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले नेट सेल्स देख लो। नेट सेल्स कितनी है, कहते हैं सेल करते हैं 8,20,000 की, जिसमें से रिटर्न आ जाती है 20,000, तो यानी कि हमारी नेट सेल्स कितनी हो गई 8। नेट सेल्स कितनी हो गई 8,00,000। अब कहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला रहेगा। अब सीओजीएस का हमें गिवन है, सीओजीएस गिवन है या नहीं है, तो देख लेते हैं। कहता है सीओजीएस डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट हमारे पास परचेजेस है, फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं। ये तीन हमारे क्या हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन सब का यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, सीओजीएस निकाल लेंगे। तो सीओजीएस की बात करूं तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक यानी कि 50,000 प्लस परचेजेस यानी कि 4,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 15,000 ये, 35,000 ये और 40,000 ये, तो 15, 35, 50, 40, 90, तो 90,000 ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 80,000। तो यानी कि हमारा सीओजीएस कितना आ गया 5,10,000। सीओजीएस कितना हो गया 5,10,000। तो सीओजीएस हो गया 5,10,000 प्लस। अब हम देखेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। ऑफिस एक्सपेंस होता है ऑपरेटिंग 60,000 प्लस सेलिंग एक्सपेंस 20,000 के, ये भी ऑपरेटिंग है। डिस्काउंट 5,000 का, ये भी ऑपरेटिंग है। 2,000 के बेड डेट्स, ये भी ऑपरेटिंग है। और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन यानी कि 3,000 का इंटरेस्ट, ये भी ऑपरेटिंग है। लॉन्ग टर्म वाला ऑपरेटिंग नहीं होता, लॉस बाय फायर भी ऑपरेटिंग नहीं होता, ठीक। माइनस जीरो, तो 60, 20, 80, 80, 10, 90, 90 और 5,10,000, तो 6,00,000 के हमारे क्या हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए इंटू 100। तो 75% हमारा क्या आ गया फाइनल, 75% क्या हो गया बता।
क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा क्या रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रहता है, जो कि बहुत इजी पार्ट होता है। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अभी भी चल क्या रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बट उसके अंदर मैंने दो बताए थे, एक था ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, एक था ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आपने कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर आपको कितनी रिटर्न मिलेगी। तो डालना हेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी ratios on the basis of investments, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, क्या रेशियोज निकलेगी, वो हमें यहाँ पर देखनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज यानी कि रेशियो देखने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हमारे पास क्या आएगी, एक इनकम स्टेटमेंट। और ये इनकम स्टेटमेंट ना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर के लिए, पूरा एफएम और कोस्ट के कुछ टॉपिक इस इनकम स्टेटमेंट पे बेस्ड है। ठीक है ना, बहुत जगहों पे तुम्हें ये इनकम स्टेटमेंट पढ़ने को मिलेगी, बहुत जगहों पे तुम इस इनकम स्टेटमेंट को देखने वाले हो। ठीक, तो कैसे बनेगी इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। इधर आएगा पर्टिकुलर्स और इधर आएगा अमाउंट यानी कि रुपीज। ठीक, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, सिंपल सा है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब हो गया सेल्स माइनस रिटर्न, जितने की भी सेल हुई उसमें से माइनस कर देंगे कितने की, रिटर्न। अमाउंट अभी के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इमेजिनरी लिख रहा हूँ। थोड़ी सी ना अमाउंट के बाद राइट साइड में जगह छोड़ना, मैंने इंटेंशनली जगह छोड़ी है, इधर कुछ लिखवाऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ी सी छोड़ देना। तो ये सेल मान लो कितने की है, 50 लाख की। सेल्स कितने की है, 50 लाख की। इसमें से माइनस किया जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि क्या, डायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट। और कैसे निकलता है ये, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इसका क्या रहेगा फॉर्मूला। और परचेज कौन सी लेनी है, नेट परचेज लेनी है, यानी कि परचेजेस माइनस अगर कोई रिटर्न है तो वो भी इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सीओजीएस का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सीओजीएस का फॉर्मूला। ये हमारा क्या कहलाएगा, सीओजीएस का फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक, और ये कितना होगा, 30 लाख। ये कितना आएगा, 30 लाख। ठीक, ये कितना रहेगा, 30 लाख। 30 लाख माइनस किया तो ये हमारा क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट। ये हमारा क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, 20 लाख। ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20 लाख। ठीक है ना, साथ साथ बनाते रहना मेरे। 20 लाख का क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। तो इनकम स्टेटमेंट हो गई 20 लाख की, 20 लाख का ग्रोस प्रॉफिट हो गया इनकम स्टेटमेंट में। अब इस ग्रोस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और प्लस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम्स को। यानी कि जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको माइनस कर दो, जो भी आपकी ऑपरेटिंग इनकम है उनको प्लस कर दो। यानी कि 5 लाख के मान लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और 1 लाख की क्या है, ऑपरेटिंग इनकम है। ये सारी ना मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं एग्जांपल में, अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, वो अमाउंट लेने रहेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, नेट ऑपरेट, ये आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 16 लाख। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ गया, 16। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 16 लाख। ठीक, इसमें से फिर माइनस करेंगे कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे और कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, जैसे कि लॉस बाय फायर वगैरह।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, मान लो कितने के हैं, 50,000 के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेट से कितने की है, 20,000 की। तो ये हो गया 15,70,000। ये कितना आ गया, 15,70,000। 15,70,000 इसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि ईबीआईटीडी बोल लो या फिर ईबीआईटी बोल लो, बात एक है। डी साइलेंट रहता है इसमें, डिविडेंड का डी साइलेंट रहता है, तो ईबीआईटी भी लिखा मिल सकता है और ईबीआईटी डी भी लिखा मिल सकता है, ठीक है ना। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि आपकी कंपनी ने पैसा कमाया, किसमें, उसमें से अभी आपको क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, टैक्स पे करना है और डिविडेंड पे करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डेट्स, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डेट्स। मान लो इंटरेस्ट का अमाउंट है 2,70,000, तो 2,70,000 का इंटरेस्ट आ गया। तो फिर इसको बोलूंगा अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि ईबीटी। अर्निंग बिफोर टैक्स यानी कि ईबीटी। तो ये कितना हो गया, 13 लाख। ये कितना रहेगा, 13 लाख, ठीक है ना। ईबीटी कितना आ गया, 13 लाख। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो गया, 13 लाख। क्लियर है यहां तक। एक बार यहां तक शुरू से फटाफट से देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या आई, सेल्स आई। सेल्स में से हमने क्या माइनस कर दिया, सीओजीएस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उससे क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो सेल्स में से सीओजीएस माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसमें से ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दिए और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दिया। तो वो हमारा क्या दे जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमने पढ़ा था ना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम इक्वल्स टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दो। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि ईबीआईटीडी। कि आपने पैसा कमा लिया बट अभी तक इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड देना बाकी है, ठीक। तो उसमें से सबसे पहले क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट पे कर दिया कितने का, 2,70,000 का। तो उसके बाद बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स। इस अर्निंग बिफोर टैक्स पे गवर्नमेंट को क्या दे देंगे, इनकम टैक्स दे देंगे। लेट से इनकम टैक्स का रेट कितना है, 30%। हालांकि क्वेश्चन में गिवन रहेगा बट अभी के लिए मैं मान लेता हूं 30% है। तो 3,90,000 का क्या हो गया, टैक्स चला गया। 3,90,000 का टैक्स चला गया। इसको बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि ईएटी। अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या हो गया, ईएटी। ईएटी कितना आएगा, 9,10,000। ईएटी कितना रहेगा, 9,10,000। इस 9,10,000 में से माइनस करेंगे क्या, प्रेफर्ड प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। इस 9,10,000 में से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि 2,10,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा। तो कितना बच गया, 7 लाख। कितना बच गया, 7 लाख। इसको हम बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स और अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि ईएआईटीडी। ईएआईटीडी। तो ये हमारा क्या आ गया, ईएआईटीडी हो गया, ठीक। ईएआईटीडी हो गया, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ईएआईटीडी आ जाएगा। अब देखना, ये हमारा क्या हो गया, ईएआईटीडी हो गया, ठीक। यहां तक हमारी इनकम स्टेटमेंट खत्म हो गई। अब समझना, शुरू से देखते हैं। तुम्हारी कंपनी जब भी सेल करेगी, सेल करने पे जो डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा सबसे पहले वो माइनस करेगी। तो सेल में से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करे, यानी कि सीओजीएस माइनस किया। सीओजीएस माइनस करके जो आएगा ग्रोस प्रॉफिट, वो ग्रोस प्रॉफिट बेकार है, बिल्कुल ही क्या रहने वाला है, बेकार रहने वाला है। इसका कोई यूज नहीं है। ग्रोस प्रॉफिट कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट में से तो आपने कोई खर्चा माइनस ही नहीं किया अभी तक। जब आपने ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किए। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद और बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इसलिए ग्रोस प्रॉफिट कोई काम का नहीं होता, ठीक।
उसके बाद आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करोगे, जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी थे वो खर्चे माइनस करके आपने क्या कर लिया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला। इस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे किसकी नजर रहेगी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट चाहेगी कि आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए, क्योंकि मैनेजमेंट को किस लिए रखा है आपने, बिजनेस को चलाने के लिए, और उसने बिजनेस को चला के जो प्रॉफिट दिया वो क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर उसका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आ रहा होगा मतलब उसका बिजनेस अच्छा रहा है, ठीक है ना, उसने काम अच्छा किया है तो उसको शाबाशी मिलेगी। तो इसलिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए किसके पॉइंट से, मैनेजमेंट के पॉइंट से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। बात समझ आ रही है। दूसरा, फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दोगे, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दोगे। तो उससे क्या आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अब इसमें से आप क्या पे करने वाले हो, इंटरेस्ट पे करने वाले हो ना। तो इस प्रॉफिट पे जो आपके नजर रहेगी वो किसकी रहेगी, लेंडर्स की। लेंडर्स या फिर डिवेंचर होल्डर्स, यानी कि जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट चाहिए। अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे। सोच के देखो, अगर ये 15,70,000 की जगह, 15,70,000 की जगह 1 लाख होते, सिर्फ कितने होते, 1 लाख, तो क्या आप 2,70,000 का इंटरेस्ट पे कर पाते, नहीं कर पाते, लॉस में चले जाते। तो इसके ऊपर डिवेंचर होल्डर्स की नजर रहती है कि भाई ये प्रॉफिट अच्छा होगा तभी आप क्या कर पाओगे, इंटरेस्ट पे कर पाओगे। ठीक, जैसे इंटरेस्ट पे कर दिया तो क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। इस अर्निंग बिफोर टैक्स पे जो नजर रखेगा वो कौन रखेगा, गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि तुम टैक्स पे करने वाले हो, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना तुम गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा पे करोगे। बात समझ आ रही है। तो टैक्स पे करने के बाद क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से क्या दोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे। तो इसीलिए इस पे जो नजर रहेगी वो किसकी रहेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की रहेगी। इस पे नजर किसकी रहेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, क्योंकि जितना ज्यादा अर्निंग होगी उतना ही आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे पाओगे। और हम जानते हैं कि कंपनी में जो भी बच जाता है, बचा हुआ सारा का सारा पैसा किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इसीलिए मैंने इस 7 लाख के लिए लिखा था अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि जो भी बच गया, बचा कुचा सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। तो इसके ऊपर जो नजर रहेगी वो किसकी रहेगी, इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर की। इक्विटी शेयर होल्डर चाहेंगे कि इनका ये EAITD जो है ये ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक, तभी उनको ज्यादा ज्यादा पैसा मिले। बात समझ आ रही, ठीक, बता दो ये साइड पे भी लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट बेकार, सबके ऊपर लिख दो ऐसे। ठीक है, चलो अब हम रेशियो सीखते हैं कि रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला रेशियो, क्वेश्चन क्या मांग सकता है आपसे, क्वेश्चन आपसे बोलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया, आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया, चाहे वो पैसा इक्विटी शेयर में लगाया हो, चाहे वो पैसा प्रेफरेंस शेयर में लगाया हो, चाहे वो पैसा डिवेंचर ने लगाया हो, लोन वगैरह लिया हो, कितना भी कुछ भी हो, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर उस पे आपने कितनी रिटर्न कमाई। तो ठीक है ना, तो देखो आपने बिजनेस से पैसा कितना कमाया वो क्या कौन बताता है, ये 15,70,000, क्योंकि इसी के बाद तो आपने डेट्स को इंटरेस्ट दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी शेयर को पैसा दिया, मतलब इन तीनों से पैसा लेके आपने 15,70,000 रुपए कमाए। ठीक, इन तीनों से पैसा लेके आपने क्या किया, 15,70,000 रुपए कमाए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है ना, तो ये आपका क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा।
EBITD अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इनके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा, अभी बस फॉर्मूले लिखवा देता हूं, फिर आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक हम बात करते हैं ROE की। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ओनर। इक्विटी का मतलब क्या होता है? ओनर। यानी कि आपने ओनर से पैसा इन्वेस्ट करके कितने रुपए कमाए। तो ओनर कौन हो गए? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो मतलब आपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा इन्वेस्ट किया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा इन्वेस्ट किया। उन दोनों का पैसा इन्वेस्ट करके आपने कहा कितना कमाया। तो सोच के देखो, ये जो EAT है इसी में से आप प्रेफरेंस शेयर को पे कर रहे हो, इसी में से इक्विटी शेयर को पे कर रहे हो। तो मतलब इन दोनों से पैसा लगा के आपने कितने रुपए कमाए? 9,10,000 रुपए कमाए, यानी कि EAT। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? EAT अपॉन इक्विटी इंटू 100। EAT अपॉन इक्विटी इंटू 100। ये सारे फॉर्मूले इसको ब्रैकेट में बॉक्स में डालते रहना, ठीक है ना, इनके ऊपर बॉक्स बनाते रहना। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्या आता है? थर्ड आता है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब किसकी बात कर रहा है? अब सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है। तो इक्विटी शेयर्स के लिए हमने कौन सा प्रॉफिट कमाया? ये वाला प्रॉफिट कमाया। इक्विटी शेयर्स के लिए ये वाला प्रॉफिट कमाया। तो इक्विटी शेयर्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? EAITD अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो ये हमारा क्या हो गया? रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। फोर्थ बात करें, फोर्थ क्या कहता है? ROA। ROA का मतलब क्या हो गया? रिटर्न ऑन प्रॉफिट्स, और सॉरी रिटर्न ऑन असेट्स। रिटर्न ऑन असेट्स यानी कि आपने जो कंपनी में बिजनेस में एसेट्स इन्वेस्ट किए, उन एसेट से कितना प्रॉफिट कमाया। तो एसेट से सारा प्रॉफिट मैनेजमेंट ने कमाया होगा, क्योंकि एसेट्स को यूज मैनेजमेंट कर रही होगी। तो उसके लिए कौन सा प्रॉफिट यूज करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। ये हो गया फिफ्थ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है EPS। EPS का मतलब क्या हुआ? अर्निंग पर शेयर। EPS का मतलब क्या हुआ? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या हुआ? EAITD। मतलब आप एक शेयर पे कितना पैसा कमा रहे हो। सोच के देखो, एक बार देखना इधर, अगर तुमने पूरे 7 लाख रुपए कमाए और लेट से कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर है, तुमने 7 लाख रुपए कमाए और कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर है, तो हर एक शेयर होल्डर को कितने रुपए मिले? 70 रुपए। तो डिवाइड कर देंगे, तो क्या हुआ फॉर्मूला? EAITD डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। EAITD डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। इसमें इंटू 100 मत करना, ये आपका क्या नहीं होगा? इंटू 100 नहीं होगा, क्योंकि ये अमाउंट उसमें निकलता है पर यूनिट, ठीक है ना। तो ये अमाउंट परसेंटेज में नहीं आएगा, तो इसमें इंटू 100 मत कर। क्लियर है? तो ये आपका क्या नहीं होगा? ये आपका इंटू 100 नहीं किया जाएगा, ये आपका नॉर्मली निकलेगा, इंटू 100 इसमें नहीं होगा, ठीक। तो ये क्या हो गए? हमने 5 रेशोज देखी जो क्या निकालती है? रिटर्न बताती है किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जो किसके ऊपर रिटर्न बताती है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न बताएगी कि कैसे रिटर्न कैलकुलेट की जाएगी अलग अलग चीजों पे, ठीक है ना। लिखना एक नोट, इन 5 के नीचे नोट। इन 5 के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हो? सारी की सारी रेशियोज हायर अच्छी है, लोअर अच्छी है, या कौन सी रेशियो हायर अच्छी होगी, कौन सी रेशियो लोअर अच्छी होगी? जो भी हमने अभी 5 रेशियोज पढ़ी, 5 की 5 रेशियोज हायर अच्छी है, लोअर अच्छी है? हायर। 5 की 5 रेशियोज ऑब्वियसली रिटर्न बताती है, रिटर्न बता रही है मतलब सारी की सारी हायर अच्छी होगी। तो लिखना ऑल द अबव रेशियोज, ऑल द अबव रेशियोज, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। Higher the ratio, the better it is. Oh, higher the ratio, the better it is. ठीक। अब सर ऊपर जो हमने फॉर्मूले लिखे, इसमें EBITD कैसे कैलकुलेट करना है हमें पता चल गया ऊपर स्टेटमेंट से। EAT पता चल गया,
EAITD पता चल गया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल गया और EAITD पता चल गया। ठीक, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में गिवन रहेंगे जनरली। टोटल एसेट्स का मतलब क्या हो गया, जो टोटल लायबिलिटी है वही टोटल एसेट होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट क्या होती है, सेम होती है। तो टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट। बट सर ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये इक्विटी है और इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये क्या होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट। तो इंपॉर्टेंट नोट में सबसे पहला हम बात करते हैं किसकी, इक्विटी की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इक्विटी की। इक्विटी बोल लो या फिर शेयर होल्डर फंड बोल लो। शेयर होल्डर में प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों आ गए यहां पर। इक्विटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, ओनर का पैसा। इक्विटी का मतलब क्या होता है, ओनर का पैसा। वो शार्क टैंक देखे क्या, शार्क टैंक, उसमें क्या होता है, कोई बंदा आता है, वो बोलता है कि मैं आपको इतनी इक्विटी देने को तैयार हूं। इक्विटी मतलब ओनरशिप में इतना शेयर देने को तैयार हूं। तो इक्विटी मतलब क्या हो गई, ओनरशिप। और कंपनी के ओनर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर, दोनों कंपनी के ओनर कहलाते हैं। तो इस यहां पर क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड, या फिर नेटवर्थ बोल सकते हो, या फिर नेट असेट्स बोल सकते हो, और या फिर प्रोप्राइटर्स फंड बोल सकते हो। प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि आपका प्रोप्राइटर फंड का मतलब क्या हो गया कि ओनर्स का फंड, ठीक है ना, ओनर्स का पैसा। प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि ओनर का पैसा, ओनर्स फंड, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है। अच्छा, इक्विटी को ना अगर मैं बोलूं होता क्या है, ठीक है ना, इक्विटी मतलब क्या हो गया, इक्विटी का मतलब हो गया ऑल ओनर्स फंड। ऑल ओनर्स फंड यानी कि सारे के सारे ओनर्स का पैसा मिला लो, जो भी कंपनी के ओनर्स है ना, सबका पैसा इकट्ठा कर लो, और वो हमारी क्या कहलाएगी, इक्विटी कहलाएगी। समझते हैं कैसे निकलेगी। अगर मैं बात करूं एक बैलेंस शीट की, लेट से कोई भी कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट की बात करूं तो कैसे होगी, मान लो टी शेप में बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये बैलेंस शीट हो गई, ये वाली साइड लायबिलिटी, ये वाली साइड असेट, ठीक है ना, लायबिलिटी और असेट। मान लो जो भी फिगर्स होगी ना, सारी की सारी करोड़ में होगी, ठीक है ना, फिगर्स किस में होगी, करोड़ में। सबसे पहले लायबिलिटी साइड क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की, लेट से 500 करोड़, ठीक। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बना लो साथ साथ मेरे, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है, 100 की, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है, 100 की। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो कितने का है, 160 का। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है, 160 का। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का हो गया, 160 का, ठीक। 160 का हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। फिर डिबेंचर्स कितने के हैं, डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो ये कितने के हैं, 200 के। और करंट लायबिलिटी कितने की है, करंट लायबिलिटी है आपकी 50 की। करंट लायबिलिटी कितने की है, 50 की। करंट लायबिलिटी कितने की है, 50 की, ठीक। करंट लायबिलिटी क्या रहेगा, 50। तो ये टोटल हो गया 1010। हाँ, तो मैंने क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 500 का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है, 100 की। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का, 160 का। डिवेंचर्स कितने के हैं, 200 के। और करंट लायबिलिटी कितने की है, 50 की। तो टोटल कितना हो गया, 1010। लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 1010। अब असेट साइड की बात करते हैं। असेट साइड में फिक्स एसेट्स कितने, नेट मान लो फिक्स एसेट्स कितने के हैं, 700 के। फिक्स एसेट्स कितने के, 700 के। इन्वेस्टमेंट्स कितने की है, 160 की। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 160 की। करंट एसेट कितने के हैं, लेट से 140 के। और कुछ फिक्टिशियस एसेट्स पड़े हैं, फिक्टिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस ये दोनों मिला के कितने के हैं, 10 के। ये दोनों मिला के कितने के हैं, 10 के। तो इसका भी टोटल कितना आ जाएगा, 1010। इसका टोटल भी कितना आ गया, 1010।
अगर मैं फिक्टिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करूं ना, ये एक्चुअल में कोई एसेट नहीं होते, ये हमारा लॉस है, बट अभी तक हमने इसको बुक्स में राइट ऑफ नहीं करा, जिसकी वजह से अभी तक हमने इसको क्या नहीं किया, बुक्स में राइट ऑफ नहीं किया, जिसकी वजह से ये हमारे कहां पर दिख रहे हैं, एसेट साइड में दिख रहे हैं, बट ये एक्चुअल में एसेट नहीं हो। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसमें से इक्विटी क्या होगी। इक्विटी का मतलब क्या हुआ, ओनर का पैसा। तो अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूं तो ये भी ओनर का पैसा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करूं, ये भी ओनर होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि प्रॉफिट हो गया, ये भी ओनर का पैसा है, क्योंकि रिजर्व एंड प्रॉफिट, जो भी सरप्लस प्रॉफिट रहेगा वो किसके पास जाएगा, ओनर के पास जाएगा। लेकिन ये जो दोनों नुकसान है ये भी किसके हैं, ओनर के। ये भले ही आपने अभी राइट ऑफ नहीं किए, बट जब राइट ऑफ करोगे तो लॉस किसको दिया जाएगा, ओनर को दिया जाएगा। लॉस किसको दिया जाएगा, ओनर को ही दिया जाएगा। ठीक, तो ये लॉस किसका हो गया, ओनर का हो गया ये भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इक्विटी कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना है, अगर आप इन वैल्यूज को कंसीडर कर लेते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, इक्विटी बन जाएगा। जो मैंने रेड में बनाया है, इन सबको अगर हम प्लस कर लें तो वो हमारा क्या दे देगा, इक्विटी की वैल्यू दे देगा। ठीक है ना, वो हमें क्या दे देगा, इक्विटी की वैल्यू दे देगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है। ठीक, तो ये हमारी इक्विटी होती है, क्योंकि इक्विटी का मतलब ही क्या हुआ, ओनर्स का पैसा, और ये तीनों ओनर्स के पैसे हैं, और ये भी लॉस किसका है, ओनर का है, तो ये दोनों उसमें से हट जाए। ठीक, तो यानी कि इक्विटी को ये बनाना है तो बना लो बॉक्स इस तरीके से। तो क्या कहता है, इक्विटी को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है, देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट इक्विटी। कहता है इक्विटी को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, कौन कौन से, पहला क्या आएगा, डायरेक्ट मेथड। पहला क्या रहेगा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हो गया, इक्विटी। इक्विटी इक्वल्स टू क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि ये जो ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल थी कितने की, 500 की, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की थी, 100 की, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि कितने के थे, 160 के, माइनस कोई भी फिक्टिशियस असेट्स, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो कि कितने के हैं, 10 के हैं। तो यानी कि 500 प्लस 100 600 760 750, तो 750 करोड़ हमारी क्या आ गई, इक्विटी आ गई। 750 करोड़ हमारी क्या हो गई, इक्विटी। ठीक, 750 करोड़ हमारी क्या हो गई, इक्विटी। बात समझ आ रही है। तो इक्विटी निकालने का तरीका समझ आ गया, इक्विटी का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है इक्विटी का, अगर समझना, अगर मैं ये सारे एसेट्स को प्लस करके, अगर मैं इन सब टोटल एसेट्स को प्लस करके, अगर मैं ये टोटल लायबिलिटी माइनस कर दूं, जो एसेट्स है हमारे पास, और उसमें से अगर मैं बाहर वालों की लायबिलिटी माइनस कर दूं, मतलब बचा हुआ क्या होगा मेरा, इक्विटी आ जाएगी। बात समझ आ रही है। अगर मैंने सारे के सारे एसेट्स में से सारी की सारी लायबिलिटी माइनस कर दी तो भी मेरी क्या आ जाएगी, इक्विटी आ जाएगी। तो दूसरा मेथड हमारा रहेगा इनडायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारा आएगा इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में इक्विटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितने के हैं, टोटल एसेट्स को ऐड करेंगे तो 700 160 860 140 1000, तो 1000 के हो गए टोटल एसेट्स, और 250 की है आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो कितना हो गया, 750 करोड़। तो आप मेथड कोई भी लगाओ, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्विटी, ये हमारी क्या हुई, इक्विटी। ठीक, एक नोट लिखना, एक नोट लिखना, fictitious assets are those expenditures, fictitious assets are those expenditures, fictitious assets are those expenditures which are yet to be written off, which are yet to be written off, which are yet to be written off from the balance sheet, from the balance sheet or accounting books of the company, from the balance sheet or accounting
बुक्स ऑफ द कंपनी, फुल स्टॉप। तो क्या कह रहे हैं, फिक्टिशियस एसेट्स वो खर्चे हैं जो अभी तक आपने अपनी बुक से राइट ऑफ नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो आप कंपनी को चालू करने से पहले के कुछ खर्चे करते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉमा अंडरराइटिंग कमीशन, कॉमा अंडरराइटिंग कमीशन, कॉमा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो खर्चा आपने अभी राइट ऑफ नहीं किया, फ्यूचर में करोगे, डेफर कर दिया, कॉमा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स एक्सेट्रा, तो ये क्या बात करते हैं कि जो भी आपके डिस्काउंट वगैरह दिया होगा आपने शेयर डिबेंचर्स को इशू करते हुए, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, वो भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, मतलब वो भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे फिक्टिशियस एसेट्स में। ठीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। ठीक, तो करंट एसेट्स को आपको क्या करना होगा, तीनों को प्लस कर दोगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में टोटल लायबिलिटी और टोटल डेट्स, इसका दूसरा नाम क्या है, टोटल डेट्स, लायबिलिटी और टोटल डेट्स इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स, यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी कि करंट लायबिलिटी। तो अभी हमने समझ लिया कि इक्विटी क्या होती है। अब हम समझेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। इक्विटी हमें समझ आ गई। इक्विटी के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया, ऑल लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी में जितने भी लॉन्ग टर्म फंड्स है, कंपनी के जितने भी लॉन्ग टर्म फंड्स है वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। यानी कि जो इक्विटी होता है, इक्विटी तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि डेट्स होते हैं ना, वो भी इसमें प्लस कर लिए जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो इक्विटी तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ डेट्स भी इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो एक बार फिर से बैलेंस शीट बना लेते हैं। सेम बैलेंस शीट बना लो ऊपर वाली, जो पिछले इक्विटी करते टाइम बनाई थी, एज इट इज सेम बैलेंस शीट बना लो। ये हो गई लायबिलिटी साइड, ये हो गई असेट साइड, और अमाउंट सारा का सारा किस में है, करोड़ में। अमाउंट किस में है, सारा का सारा करोड़ में। अगर हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल 500, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100, रिजर्व एंड सरप्लस 160, डिबेंचर्स 200 थे ना, और करंट लायबिलिटी कितने की थी, आई थिंक 50। तो टोटल हो गया था 1010, टोटल आ गया था कितना, 1010। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, फिक्स्ड एसेट्स कितने के थे, 700 के। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 160 की। और करंट एसेट्स कितने के थे, आई थिंक 140 के। और फिक्टिशियस एसेट्स और एक और क्या था, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिक्टिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस कितने का था, 10 का। तो टोटल ये भी कितना हो गया, 1010। टोटल ये भी कितना हो गया, 1010। ठीक, 1010 आ गया। डन, ये हमारा हो गया 1010। अब अगर मैं बात करूं किसकी, कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने तुम्हें बताया कि जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स है ना कंपनी के, वो सारे आएंगे। मतलब इक्विटी तो रहेगी, उसके साथ साथ अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जिसको हम डेट्स के नाम से जानते हैं, अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो उसको भी प्लस कर लेंगे। मतलब क्या, ये तीन तो इक्विटी के ही पार्ट थे,
इसमें अब क्या होगा, ये डिबेंचर भी प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिबेंचर भी प्लस हो जाएंगे। तो ये डिबेंचर्स को भी हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। इन सबको प्लस करने पे हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। इन सबको प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डिबेंचर्स को भी हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक, तो यानी कि इसके लिए भी लिखना, देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला सोर्स, सोर्स मेथड यानी कि पैसा आ कहां से रहा है। तो मतलब क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू इक्विटी तो लेनी लेनी है, प्लस साथ में क्या कर देना, डेट्स को भी ऐड कर देना। तो इक्विटी हमने पिछले वाले एग्जांपल में कैलकुलेट करी थी 750 और 200 के क्या है, डेट्स है। तो ये कितना आ गया, 950। ये कितना आ गया, 950। ठीक, आप चाहो तो इसको और इलेबोरेट कर सकते हो, इक्विटी प्लस डेट्स को। इक्विटी में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस डेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस और माइनस फिक्टिशियस असेट्स। मतलब मैंने बेसिकली इक्विटी का फॉर्मूला खोल दिया और कुछ भी नहीं है। इक्विटी का फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इलेबोरेट कर दिया, तो वो हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, हमारा एक और फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड की बात करें, सेकंड हमारा क्या है, एप्लीकेशन। सेकंड हमारा क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करें मतलब आप यूज करने वाले हो चीजों को। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, अब देखो यहां पर अगर मैं इन सब असेट्स को प्लस कर लूं और उसमें से करंट लायबिलिटी हटा दूं, उसमें से क्या हटा दूं, करंट लायबिलिटी हटा दूं, तो ये भी आ जाएगा। तो आपने जितना भी पैसा फिक्स्ड एसेट्स पे लगाया, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट पे जो भी पैसा लगाया, प्लस करंट एसेट्स पे जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हम ऐसा देख सकते हैं ना कि ये जो फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट्स है, प्लस इन्वेस्टमेंट, और एक बात बताओ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या हो गई, वर्किंग कैपिटल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड एसेट कितने के हैं, 700 के, फिक्स्ड एसेट्स हो गए 700, इन्वेस्टमेंट हो गई कितने की, 160 की, 140 के करंट एसेट और 50 की करंट लायबिलिटी, तो वो माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 950 करोड़, 950 करोड़। तो इससे हमारी क्या कैलकुलेट हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे हमारी क्या कैलकुलेट हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर ली। एक नोट लिखना, नोट हो गया, नोट लिखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मीन्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मीन्स, इक्विटी शेयर होल्डर फंड मीन्स। अब अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात करूं जिसमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा आएगा, तो उसमें से क्या करना, जो ये इक्विटी की डेफिनेशन है ना, इसमें से प्रेफरेंस शेयर हटा देंगे। अगर हम प्रेफरेंस शेयर हटा दें तो बचा हुआ क्या हो गया, इक्विटी। तो लिखना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड मींस इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देंगे किसमें से, इक्विटी से। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड का पैसा आ जाएगा। ठीक, तो अब जो हमने फॉर्मूले लिखे थे उसमें सारी चीजें मैं कैलकुलेट करनी सीख ली कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबके फॉर्मूले हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल करवाऊंगा जहां पर हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होंगी चीजें। ठीक है ना, इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बने। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, डन।